जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था उसका जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास, तो इससे पहले जो भी टॉपिक्स थे वो हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिए। तो अब ये जो हमारे पास टॉपिक है इसमें हमारे पास दो तीन चीज़ें हैं बस, कि सबसे पहले हमारे पास है एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, अब एल्गोरिथम हम लोगों ने बना लिया है। अब एक प्रॉब्लम है हमारे पास, तो उसके हमारे पास एक से ज़्यादा एल्गोरिथम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अब ये लाजमी नहीं है कि एक प्रॉब्लम का एक ही सलूशन सेट होगा। एक ही मसले को हल करने के एक से ज़्यादा मल्टीपल सलूशन हो सकते हैं उसके। ठीक है, अब हम लोगों ने उसमें से डिसाइड करना है कि हमारे पास जो एल्गोरिथम्स हैं उनमें से बेस्ट एल्गोरिथम कौन सा है। ठीक है, तो उसके लिए हम चेक करते हैं एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। मतलब कि कोई एक प्रॉब्लम है और उसके लिए आपके पास मोर देन वन एल्गोरिथम्स हैं, मतलब मल्टीपल एल्गोरिथम्स हैं एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। तो फिर आप वहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा एल्गोरिथम आप लोगों ने चूज़ करना है। तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम हर एक एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को चेक करेंगे। तो जो मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिथम होगा वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम चेक करने के लिए हमारे पास दो स्टेप्स हैं। नंबर वन, हम क्या चेक करते हैं कि नंबर ऑफ स्टेप्स। एल्गोरिथम्स हमारे पास जो आ रहे हैं उनके नंबर ऑफ स्टेप्स देखेंगे। अगर किसी एल्गोरिथम के नंबर ऑफ स्टेप्स लेस हैं, मतलब कम स्टेप्स के बाद रिजल्ट आ रहा है, इट मीन्स कि वो एक अच्छा एल्गोरिथम है, वो एक एफिशिएंट एल्गोरिथम है। बजाय इसके कि एक प्रॉब्लम के सलूशन के लिए आपके पास ऐसा एल्गोरिथम हो जिसके स्टेप्स ही बहुत ज़्यादा हों, तो इतने ज़्यादा स्टेप्स अगर होंगे तो वो आपके पास एक अच्छा और एफिशिएंट एल्गोरिथम नहीं होगा। तो नंबर वन क्या है, नंबर ऑफ स्टेप्स। कि नंबर ऑफ स्टेप्स अगर कम है, इट मीन्स आपका वो एल्गोरिथम क्या है, मोर एफिशिएंट एल्गोरिथम है। ठीक है, नंबर टू, अब क्या देखते हैं, स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। कि ऐसा एल्गोरिथम जो आपने जब कंप्यूटर मेमोरी के अंदर सेव किया है तो वो वहाँ पे स्पेस भी कम ले रहा है। तो क्या होगा फिर, इससे ये होगा कि आपका वो एल्गोरिथम भी एफिशिएंट होगा। ज़ाहिर सी बात है, जिस एल्गोरिथम के नंबर ऑफ स्टेप्स कम होंगे उसी एल्गोरिथम की जो मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्पेस भी कम होगी। तो इट मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम है कि अगर नंबर ऑफ स्टेप्स कम होंगे तो मेमोरी कम होगी, तो अगर नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा होंगे तो मेमोरी भी ज़्यादा लेगा, तो वो एफिशिएंट नहीं रहेगा फिर। ठीक है, तो इसलिए कोई भी एल्गोरिथम एफिशिएंट तब होगा जब ये दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही होंगी, मतलब उसके नंबर ऑफ स्टेप्स कम होंगे, मतलब कि कुछ स्टेप्स के बाद ही वो हमें आंसर दे देता है। इट मीन्स डेट इज़ अ एफिशिएंट एल्गोरिथम। और अगर एक ऐसा एल्गोरिथम जिसके स्टेप्स ही बहुत ज़्यादा हैं तो आपको स्टेप्स लिखते लिखते आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम निकालने के लिए दो तरीके हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स और स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स। क्या आपने एरर को आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो एरर्स को हम सोल्व तभी करते हैं जब हम उनको पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपने आइडेंटिफाई करना है एरर्स को, देन आपने क्या करना है, उनको सॉल्व आउट करना है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन में क्या करेंगे, फर्स्ट आइडेंटिफाई देन सॉल्व। ठीक है, तो फर्स्ट आप एरर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अब एरर्स आइडेंटिफाई करने के बाद आप फिर उसको क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे।
अच्छा, बाज़ का कुछ ऐसे एरर्स भी होते हैं जो बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आते लेकिन वो लॉजिकली गलत होते हैं वो एरर्स। तो उनको फाइंड आउट करने के लिए हम एक तकनीक यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रेस टेबल तकनीक फॉर टेस्टिंग। और तकनीक मतलब एल्गोरिथम को टेस्ट किसी चीज़ को हम किस मकसद के लिए करते हैं, ताकि हमें उसकी गलतियों का पता चल सके। जिस तरह आपको एक चैप्टर पढ़ा दिया जाता है, जिस तरह आपके मंथली टेस्ट हो रहे थे तो आपको क्या किया जाता था कि एक मंथ के अंदर जो पढ़ाया जाता था उसका फिर रिटन टेस्ट लिया जाता था। तो टेस्ट लेने का मकसद क्या होता था, ताकि हमें पता चले कि बच्चों को कितना आता है कितना नहीं आता, कहाँ पे उनको ज़्यादा चीज़ें दोबारा रिवाइज करवाने की ज़रूरत है, किस सब्जेक्ट में वो वीक हैं किस में अच्छे हैं। तो टेस्ट इस मकसद के लिए लेते हैं। तो ये ट्रेस टेबल भी एक तकनीक है टेस्टिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। अब एग्जांपल आप देख लें। इस तरह देखें, आप लोगों ने ना अब एक जॉब सिलेक्शन हो रही है, ठीक है। उसके लिए उन्होंने कहा है कि जो हाइट्स है ना वो 144 सेंटीमीटर से लेकर 154 सेंटीमीटर की रेंज में होनी चाहिए, ठीक है। अब इतनी रेंज के अंदर हाइट्स होनी चाहिए जो कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे। अगर किसी कैंडिडेट की जो हाइट है वो 144 से कम है तो वो भी एलिजिबल नहीं है, अगर 154 से ज़्यादा है तो वो भी एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अब देखिए, इनपुट करवाने जब हम कैंडिडेट्स की हाइट इनपुट कर रहे हैं, इनपुट करते हुए हम किसी की हाइट इनपुट वो करवा देते हैं 140। अब ये एक एरर है जो कि लॉजिकल एरर है, आपने अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया वैल्यू इनपुट नहीं करवाई, ठीक है। तो फिर इससे क्या होगा, आपका वो एरर आपको यहाँ पे फिर नज़र आएगा कि आपका इस तरह एरर है, ठीक है। इस मकसद के लिए हम ट्रेस टेबल को यूज़ करते हैं। इसमें हम एक टेबल बना लेते हैं, उसमें हर एक वैल्यू को अलग अलग हम चेक करते हैं। स्टेप नंबर 1 को हमने चेक किया, स्टेप नंबर 2 को, 3 को, इस तरह फिर हमें पता चल जाता है चीज़ों को, उसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं, ठीक है। एक और मेथड होता है आपके एल्गोरिथम को टेस्ट करने का, जिसको हम कहते हैं यूजिंग इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग। कि जो आप टेस्टिंग के दौरान क्या करते हैं, इनवैलिड डाटा एंटर कर देते हैं। तो अगर आपका इनवैलिड डाटा अगर आप एंटर करते हैं और आपका रिजल्ट भी ही इनवैलिड आए तो इट मीन्स कि आपका एल्गोरिथम ठीक है। मतलब ये नहीं है कि आपने गलत डाटा भी चाहे इनपुट किया लेकिन आपका एल्गोरिथम रिजल्ट सही दे रहे हैं, तो वो जो एल्गोरिथम होगा वो एफिशिएंट नहीं होगा, वो एप्लीकेबल भी नहीं होगा कहीं पे, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह आपका मोबाइल फ़ोन है, आपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर कोई पिन कोड लगा दी है तो सिक्योरिटी तो वो है ना कि आपने जो पिन कोड लगाया उसी पे वो ओपन होगा। ये नहीं कि कोई एम ही आके कोई और कोड भी एंटर करे तो वो ओपन हो जाएगा, तो फिर वो सिक्योरिटी तो नहीं है ना ही आप उस तरह के फ़ोन को दोबारा यूज़ करेंगे, उस तरह के सिक्योरिटी सिस्टम वाले फ़ोन को। तो इसलिए क्या है कि वैलिड एल्गोरिथम वही होगा जो इनवैलिड डाटा अगर आप एंटर कर देते हैं, मतलब कि आपने किसी की एज एंटर करनी थी, एज एंटर करने की ज़ाहिर सी बात आप किसी की एज ऐसे एंटर करते हैं ना, 10 साल है, 15 साल है या 20 साल है, आप उसकी एज की जगह पे लिख देते हैं अली और नेम की जगह पे उसकी लिख देते हैं आप उसकी एज। अब आपने इनवैलिड फॉर्मेट के अंदर डाटा लिख दी है, मतलब जहाँ पे आपने उसका नेम के अंदर आपने स्ट्रिंग डाटा लिखना था, वहाँ पे आपने जहाँ पे आपने करेक्टर डाटा लिखना था वहाँ पे आपने न्यूमेरिक डाटा लिख दिए, जहाँ पे न्यूमेरिक लिखना था वहाँ पे करेक्टर लिख दिए। और नेम वाले फॉर्मेट में आपने अली लिखना था और एज वाले फॉर्मेट में आपने 10 लिखना था, लेकिन आपने उलट पुलट लिख दिया। तो फिर आपका एल्गोरिथम अगर सही है तो वो इसके ऊपर आपको कोई रिज़ल्ट नहीं देगा, ठीक है। अगर वो रिज़ल्ट देगा इट मीन्स कि आपका एल्गोरिथम सही नहीं है, तो फिर वो आपका एल्गोरिथम एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज आ जाती है। एक्सरसाइज में आप लोगों ने अब सारा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसमें आपने नंबर 1 पे MCQs जो सिलेबस पे हैं वो आपने करने हैं। आपकी बुक के पीछे भी उनके आंसर्स होंगे, आपके चैप्टर के अंदर भी हैं, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो ये MCQs आपने खुद से करनी है।
उसके बाद एमसीक्यूज के बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये आ जाएंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके कौन से हैं वो भी मैंने आपको साथ साथ डिस्कशन कर दी। जिस तरह अब यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम कैसे फाइंड हम करते हैं, तो इसके 2 स्टेप्स आपको आने चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर में आप ट्रेस टेबल क्या होता है ये आ सकता है। उसके अलावा इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग ये भी एक तकनीक है, ये आ सकता है। तो क्या है शॉर्ट क्वेश्चन में आपने वही करने हैं जो आपके स्मार्ट सिलेबस वाले हैं। उसके बाद आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो आपने वैसे अगर आपके सिलेबस में नहीं भी हैं तो आपने एक दफ़ा कर लेनी है। क्यों करनी है? क्योंकि फिल इन द ब्लैंक में से एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा लास्ट पे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मतलब कि आपको ये भी दिया हुआ लॉन्ग क्वेश्चन में फ्लो चार्ट बनाने के लिए दिए गए कोई और स्टेटमेंट, तो आपने बेसिक क्राइटेरिया वही रखने हैं। तो आप कोई भी स्टेटमेंट दीजिए, आप उसका फ्लो चार्ट बना सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपने उसकी स्टेटमेंट को समझना है। फ्लो चार्ट आपको आएगा, फ्लो चार्ट आप बना दें किसी भी स्टेटमेंट का। फ्लो चार्ट के बाद दूसरे नंबर पे आप क्या करेंगे, एल्गोरिथम आपको किसी भी स्टेटमेंट का वो पूछ सकते हैं। तो आपकी बुक में इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपने लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से करने हैं। तो ओवरऑल आपका चैप्टर नंबर 1 ये था जिसको हमने इन डिटेल डिस्कस किया है 4-5 लेक्चर्स के अंदर। पहले भी आपको पढ़ाया गया था ये चैप्टर, इसका टेस्ट भी हो गया। तो जिन बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा वो बच्चे प्लीज़ अब इनको पढ़ें, अपना टाइम वेस्ट मत करें। अब आप घर बैठ के, अब घर में आपको बहुत टाइम है आपके पास और कोई काम तो आपको है नहीं, खाना पीना बस और घर में ही रहना है आपने, तो कुछ 5-7 घंटे आप स्टडी को दें तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। आपकी 9th है, स्टार्टिंग है, 9th में अगर आप अच्छे नंबर लेंगे, इन्हीं नंबर्स को आप आगे कैरी करेंगे 10th में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो इसी बेस पे आप आगे निकलेंगे, ठीक है। कंपटीशन बहुत हाई है, इसलिए आपने अब अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो दोबारा देख लें इस लेक्चर को, रिवाइज कर लेते हैं एक दफ़ा। सबसे पहले हमने इस लेक्चर में ये डिस्कशन की है कि एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम कौन से ऐसे एल्गोरिथम हैं जो एफिशिएंट होंगे। एक ही प्रॉब्लम है और उसके सॉल्यूशन सेट में आपको एक मल्टीपल एल्गोरिथम है, आपने उनमें से कौन सा सेलेक्ट करना है जो मोस्ट एफिशिएंट होगा। अब एफिशिएंट कैसे होगा, कौन सा एल्गोरिथम एफिशिएंट होगा कौन सा नहीं होगा, उसको कैसे देखना है वो आप ऐसे देखेंगे। नंबर 1 पे आप देखेंगे कि उसके नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी है, ठीक है। और नंबर 2 पे आप देखेंगे कि उसकी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्पेस कितनी है। तो जिसके नंबर ऑफ स्टेप्स कम होंगे, जिसकी मेमोरी स्पेस कंप्यूटर के अंदर कम होगी, वो ज़्यादा एफिशिएंट एल्गोरिथम होगा, ठीक है, बाकियों की निस्बत। उसके बाद आपने क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स है। उसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट आइडेंटिफाई देन सॉल्व द एरर्स। एरर्स को पहले आइडेंटिफाई करेंगे फिर ही हम सॉल्व कर सकते हैं, ज़ाहिर सी बात है। इसके लिए एक हम तकनीक यूज़ करते हैं ट्रेस टेबल वाली। इसमें हम हर एक ये तकनीक है टेस्टिंग के लिए, इसमें हम हर एक स्टेप को अलग अलग टेस्ट करते हैं, ठीक है। हर एक स्टेप को आप देखते हैं, इसमें उसको कंपेयर करते हैं बाकी सारी चीज़ों के साथ और उसको टेस्ट किया जाता है। देन हमारे पास एक और है कि यूजिंग इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग। एल्गोरिथम को टेस्ट करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप इनवैलिड डाटा दे के देखेंगे। तो अगर आपको इनवैलिड डाटा देने पर एल्गोरिथम भी आपका आंसर नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि आपका एल्गोरिथम ठीक है। लेकिन अगर आपने डाटा इनवैलिड दिया है, आपका एल्गोरिथम फिर भी सही आंसर दे रहा है, इट मीन्स कि आपका एल्गोरिथम सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज में आपने एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारी चीज़ें अच्छे से कर लेनी है ताकि इस चैप्टर में आपको कोई इश्यू ना आ रहे हैं।
और दूसरी बात हम लोग दोबारा आपको बता दूं कि जो भी लेक्चर्स अब तक हो गए हैं, आपको जो भी इशू हो आप व्हाट्सएप ग्रुप में कंसर्न कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे भी दिया जाएगा। ठीक है, बस काइंडली आप लोग ये करें कि अपने आप को टाइम दें, पढ़ें और अच्छे से तैयारी करके हर सब्जेक्ट को टाइम दें, हर एक चीज़ को पढ़ें। जो चीज़ें इश्यूज़ हैं उनको जब आप पढ़ें तो उनको नोट डाउन कर लें और बाद में व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ ऐसे नहीं छोड़ें बिल्कुल। अब टाइम वेस्ट करने का आपके पास टाइम नहीं है, पहले ही बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है आप सबका। तो अब काइंडली आप लोग फोकस्ड करें, आपके लिए ही हम सब कुछ कर रहे हैं, आपके लिए। तो वही बात एक दफ़ा दोबारा आपको मैं फिर बता दूं कि गवर्नमेंट ने जब ये लॉकडाउन हुआ है तो ये क्लियरली उन्होंने बोला है कि आपके जो एग्ज़ाम डेट है वो वही रहेंगे, बिकॉज उन्होंने कहा है कि आप ऑनलाइन क्लासेस लें। अब अगर आप ऑनलाइन क्लासेस जो बच्चे नहीं ले रहे हैं वो अब उनका इशू है। अब इस चक्कर में अगर कोई बच्चे हैं तो वो इस चक्कर में ना रहें कि ये एग्ज़ाम मज़ीद एक्सटेंड हो रहे हैं, नहीं। अब ये है कि आपका ये ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, हर इदारे में करवाई जा रही हैं, तो किस वजह से करवाई जा रही है कि आपका जो सेटअप जिस तरह चल रहा था वो चलता रहे, आपका काम ना रुके, क्योंकि आपके एग्ज़ाम होने हैं 1-2 मंथ बाद। अब बस ये दिसंबर एंड हो गया, आगे फर्स्ट के 2-3 मंथ हैं, उसके बाद आपके एग्ज़ाम आ जाएंगे। तो इसलिए आप लोग अपनी प्रॉपर तैयारी करें, प्रॉपर पढ़ें इस चैप्टर को। आपके वैसे भी कंप्यूटर साइंस के 5 चैप्टर्स हैं, तो आप अच्छे से अगर पढ़ते हैं, एक वीक में एक चैप्टर करते हैं आप, एक डेढ़ मंथ में, मतलब 1 मंथ और 1.5 मंथ में आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी कंप्यूटर की। सिंपल आप डेली का जो लेक्चर है उसको बस पढ़ें, याद करें, डेली का लेक्चर पढ़ें, याद करें, तो आपका एक वीक में एक चैप्टर क्लियर होगा। तो 1 मंथ में आपके 4 चैप्टर और एक आधे मंथ में एक और चैप्टर करके, मतलब 2 मंथ में आप कंप्यूटर की बुक आपको फिंगर टिप्स पे हो सकती है अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, तो कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है, ये आसान सी चीज़ें हैं, बिल्कुल कोई इतना आपको पता है, आपने पहले भी पढ़ी है चीज़ें, कोई नई इतनी ज़्यादा चीज़ें आई नहीं है इसमें। तो बस फोकस्ड करें, चीज़ों को पढ़ें, थोड़ा टाइम दें इन सारी चीज़ों के ऊपर। अल्लाह हाफिज़। तो नेक्स्ट चैप्टर हम फिर स्टार्ट करें।